पहला कदम दिल छू लेने वाली कहानी। गाड़ी जब दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में बने घर के दरवाजे पर रुकी तो रीमा का दिल किसी पंछी की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। लाल भारी जोड़े में सिमटी घूंघट की ओट से वे सब कुछ धुंधला धुंधला देख रही थी। पिछले 24 घंटों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। कल तक वे फरीदाबाद में अपने पापा की लाडली और माँ की दुलारी थी। आज दिल्ली के इस घर की पत्नी और बहू बन चुकी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसकी ननंद मुस्कान ने हाथ पकड़कर उसे उतारा। भाभी आराम से। घर के दरवाजे पर सासू माँ कमला जी आरती की थाली लिए खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक मिश्रित भाव था, कुछ खुशी, कुछ परख और कुछ अधिकार का। रीमा ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। दरवाजे पर रखे चावल के कलश को जब उसने पैर से गिराया तो कुछ चावल उसके पैरों से चिपक गए। उसे लगा जैसे ये नए घर की जिम्मेदारियां हैं जो अब हमेशा उसके साथ रहेंगी। अंदर का माहौल शोरगुल से भरा था। रिश्तेदार, हंसी मजाक और नई दुल्हन को देखने की उत्सुकता। रीमा को एक सोफे पर बिठा दिया गया। उसका पति आरव उसके बगल में आकर बैठ गया। दोनों ने धीरे से एक दूसरे को देखा। आरव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद वह भी रीमा की घबराहट को समझ रहा था। एक एक करके रस्में होती रहीं। मुंह दिखाई की रस्म में हर कोई आता, घूंघट उठाता, कोई तारीफ करता, दुल्हन तो चांद का टुकड़ा है, तो कोई फुसफुसाता, रंग जरा सा दबा हुआ है पर नैन नक्श तीखे हैं। रीमा पत्थर की मूरत बनी सब सुनती रही। हर आवाज, हर नजर उसे चुभ रही थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। अगर माँ होती तो किसी को ऐसे बोलने की हिम्मत ना होती। रात होते होते घर खाली हो गया। मुस्कान उसे आरब के कमरे में छोड़ गई। कमरा फूलों से सजा हुआ था, लेकिन रीमा को उन फूलों की महक में भी एक अजनबीपन महसूस हो रहा था। वह पलंग के एक कोने में सिमटकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आरब कमरे में आया। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने पूछा, तुम ठीक हो? रीमा ने बस सिर हिला दिया। उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। आरब अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बदलने चला गया। जब वह वापस आया तो रीमा वैसे ही बैठी थी। आरब उसके पास आकर पलंग पर बैठ गया। देखो रीमा, उसने बहुत धीरे से कहा, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत नया है। एक नया घर, नए लोग। दिल्ली तुम्हारे लिए नया नहीं है, पर ये घर नया है। मुझे पता है कि तुम्हें फरीदाबाद अपना घर याद आ रहा होगा। फरीदाबाद का नाम सुनते ही रीमा की आंखें भर आईं। आरब की आवाज़ में जो नरमी थी, उसने उसके सब्र का बांध तोड़ दिया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, वह सिसकियों के बीच बोली। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। तुम जब चाहो उनसे बात कर सकती हो और परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उस रात दोनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन उस खामोशी में एक दिलासा था। रीमा को लगा कि शायद इस अजनबी घर में कोई तो है जो उसे समझता है। अगले दिन सुबह रीमा की आंख जल्दी खुल गई। उसे माँ की बातें याद आई थी। ससुराल में सुबह जल्दी उठना बहू का पहला काम होता है। वह नहा धोकर भारी सी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर निकली। रसोई में कमला जी पहले से ही मौजूद थी। उठ गई तुम? उन्होंने बिना मुस्कुराए पूछा। जाओ, पहले पूजा कर लो, फिर तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी तो है। रीमा ने पूजा घर में दिया जलाया। हाथ जोड़कर उसने भगवान से बस इतना ही प्रार्थना की, भगवान मुझे हिम्मत देना। रसोई की रस्म के लिए हलवा बनाने का तय हुआ था। रीमा की माँ ने उसे हलवा बनाना सिखाया था, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। हर कोई उसे देख रहा था। चीनी ठीक डालना, आरब के पापा को मीठा कम पसंद है, कमला जी ने निर्देश दिया। और घी अच्छे से डालना, कंजूसी मत करना, किसी चाची ने पीछे से कहा। रीमा ने जैसे तैसे हलवा बनाया। जब सबने चखा तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। ससुर जी ने कहा,
बहुत अच्छा बना है बेटा। लेकिन कमला जी बोली, ठीक है, पर अगली बार सूजी थोड़ी और भूनना, कच्चापन लग रहा है। रीमा का चेहरा उतर गया। उसने बहुत मेहनत की थी। उसे लगा जैसे वह एक परीक्षा दे रही है जिसमें पास होना नामुमकिन है। 2 दिन बाद आरव और रीमा को हनीमून के लिए शिमला जाना था। रीमा थोड़ी उत्साहित थी। उसे लगा कि शायद इस यात्रा से उसे आरव को समझने का और इस नए रिश्ते में सहज होने का मौका मिलेगा। शिमला की ठंडी हवाओं ने रीमा का स्वागत किया। पहाड़ों की खूबसूरती देखकर उसका मन हल्का हो गया। आरव एक अच्छा साथी साबित हो रहा था। वह उसका बहुत ध्यान रख रहा था। मॉल रोड पर घूमते हुए, रिज पर बैठकर बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। एक शाम वे होटल की बालकनी में बैठकर कॉफी पी रहे थे। आरव ने पूछा, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, रीमा ने ईमानदारी से कहा। बहुत शांत और सुंदर है यहाँ, दिल्ली की भागदौड़ से बिल्कुल अलग। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था ताकि हम शादी की भागदौड़ से दूर एक दूसरे को थोड़ा समय दे सकें। रीमा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आप बहुत अच्छे हैं आरव। आप नहीं, तुम, आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हम अब पति पत्नी हैं रीमा, हमारे बीच आपकी दीवार नहीं होनी चाहिए। उस पल रीमा को बहुत अच्छा लगा। हनीमून के वो 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जब वे वापस दिल्ली के लिए निकले तो रीमा का मन भारी था। उसे डर था कि दिल्ली लौटते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, और उसका डर साबित हुआ। दिल्ली लौटते ही वही रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई। कमला जी का सख्त रवैया और रीमा की हर काम में खुद को साबित करने की कोशिश। एक दिन रीमा ने अपनी पुरानी जीन्स और टॉप पहन लिया जो वे फरीदाबाद में अक्सर पहनती थी। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली, कमला जी ने उसे देख लिया। ये क्या पहन रखा है? उन्होंने तीखी नजरों से उसे देखते हुए कहा। इस घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, जाओ बदलकर साड़ी पहनो। रीमा को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट आई। उसने अलमारी से साड़ी निकाली और पहनने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। रात को जब आरव आया तो उसने रीमा को चुप और उदास पाया। क्या हुआ? उसने पूछा। रीमा ने उसे दिन की घटना के बारे में बताया। मैं क्या करूं आरव, मैं इस घर के हिसाब से खुद को कैसे ढालूं? मुझे तो यहाँ सांस लेने में भी घुटन होती है। आरव ने गहरी सांस ली। माँ पुरानी ख्यालों की है रीमा, उन्हें बदलने में समय लगेगा। मैं उनसे बात करूँगा। अगले दिन आरव ने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। माँ, रीमा को ऐसे कपड़े पहनने की आदत है, आप उसे क्यों रोकती हो टोकती हो? तो आदत बदलनी पड़ेगी, कमला जी ने सपाट आवाज में कहा। अब वे बहू है, कोई कॉलेज की लड़की नहीं। घर में ससुर हैं और भी लोग आते जाते हैं, ये सब नहीं चलेगा। आरव और उसकी माँ के बीच बहस हो गई। रीमा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से माँ बेटे में झगड़ा हो रहा है। वह तुरंत वहाँ से हट गई। दिन बीतते गए। रीमा घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन उसे हर पल अकेलापन महसूस होता। एक शाम जब वह छत पर कपड़े सुखा रही थी तो उसने देखा कि ससुर जी यानी रमेश जी अपनी पुरानी एल्बम देख रहे हैं। उनकी आंखों में नमी थी। रीमा हिम्मत करके उनके पास गई। पापा जी, आप ठीक हैं? रमेश जी ने चौंक कर ऊपर देखा। अरे बेटा तुम, आओ बैठो। रीमा उनके पास बैठ गई। उसने देखा कि एल्बम में कमला जी की जवानी की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वह बिल्कुल रीमा की तरह जीन्स पहने हुई थी। रीमा हैरान रह गई। पापा जी, ये माँ है? रमेश जी मुस्कुराए। हाँ बेटा, तुम्हारी सास ही है। शादी से पहले ये भी ऐसी ही थी।
चुलबुली, अपनी मर्जी की मालिक। इसे भी जीन्स पहनना, घूमना फिरना बहुत पसंद था। तो फिर अब वह इतनी बदल कैसे गई? रीमा ने धीरे से पूछा। रमेश जी ने एक ठंडी सांस भरी। जिम्मेदारियों ने बदल दिया बेटा। जब वे इस घर में बहू बनकर आई तो उस पर भी बहुत बंदिशें थीं। उसकी सास यानी मेरी माँ बहुत सख्त थी। उन्होंने कमला को पूरी तरह बदल दिया। शायद अब वह अनजाने में वही कर रही है जो कभी उसके साथ हुआ था। उस दिन रीमा को अपनी सास के लिए गुस्सा नहीं बल्कि सहानुभूति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी सास भी कभी उसकी तरह एक नई कोपल थी जिसे किसी ने अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की थी। कुछ दिनों बाद रीमा की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। कमला जी ने सुबह ही देख लिया था। उन्होंने रीमा से कहा, तुम आराम करो, आज रसोई में मत आना। रीमा को उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि वह उसे ताना मारेंगी। दोपहर में जब वह सो रही थी तो कमला जी उसके लिए गर्म सूप बनाकर लाईं। उन्होंने रीमा के माथे पर हाथ रखकर कहा, बुखार तो बहुत तेज है, आरब को बुलाती हूँ, डॉक्टर को दिखा लाएगा। रीमा ने हैरानी से उन्हें देखा। आज उनकी आंखों में शक्ति नहीं, एक ममता थी। माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? चुपचाप सूप पियो, उन्होंने प्यार से डांटा। और माँ जी नहीं, माँ बोलो, पराया लगता है। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले, पर आज ये आंसू दुख के नहीं अपनेपन के थे। शाम को आरब उसे डॉक्टर के पास ले गया। लौटते समय उसने पूछा, अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, रीमा ने मुस्कुराकर कहा। आज उसकी मुस्कान सच्ची थी। आरब, आज माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, उन्हें बस थोड़ा समय चाहिए। उस रात जब रीमा दवाई लेकर सो रही थी तो उसने अपनी अलमारी से वह तस्वीर निकाली जिसमें कमला जी जीन्स पहने खड़ी थी। उसने तस्वीर को देखा और मुस्कुरा दी। अगली सुबह रीमा ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी और रसोई में गई। कमला जी चाय बना रही थी। माँ, मैं बना देती हूँ, रीमा ने कहा। नहीं, तू बैठ, मैं बना रही हूँ। रीमा उनके पास खड़ी हो गई। माँ, कल पापा जी आपकी पुरानी एल्बम दिखा रहे थे। आप जीन्स में बहुत अच्छी लग रही थी। कमला जी ने चौंक कर उसे देखा। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म और मुस्कान आ गई। अरे, वो तो पुरानी बातें हैं। क्यों माँ? रीमा ने हिम्मत करके कहा। आप आज भी पहन सकती हैं। आप आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं। कमला जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नम आंखों से रीमा को देखती रहीं। शायद सालों बाद किसी ने उनके अंदर की उस लड़की को पहचाना था जो जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं खो गई थी। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कमला जी अब रीमा को टोकती नहीं थी बल्कि उसे सिखाती थी। कभी कभी दोनों साथ बैठकर अपनी पुरानी बातें करती। रीमा उन्हें फरीदाबाद के किस्से सुनाती और कमला जी अपने जमाने के। एक दिन रविवार को जब सब घर पर थे, रीमा कमला जी के कमरे में गई। माँ, आज आप ये पहनेंगी? उसके हाथ में एक नया सुंदर सलवार सूट था। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? कमला जी झिझकी। जैसे मैं पहनती हूँ, रीमा ने मुस्कुराकर कहा। चलिए, आज हम दोनों माँ बेटी एक जैसे कपड़े पहनेंगे। उस दिन जब कमला जी सलवार सूट पहनकर बाहर निकली तो रमेश जी और आरब उन्हें देखते रह गए। उनके चेहरे पर सालों बाद वही पुरानी रौनक लौट आई थी। आज शादी के कुछ महीनों बाद रीमा को पहली बार लगा कि उसने अपना घर खोया नहीं है, बल्कि उसे एक और घर मिल गया है। एक ऐसा घर जिसे उसने आरब और पूरे परिवार के साथ मिलकर बनाया था, सजाना था। सफ़र मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। वह समझ गई कि ससुराल सिर्फ एक घर नहीं होता, ये रिश्तों का एक बगीचा होता है। यहाँ कुछ पुराने मजबूत पेड़ होते हैं और कुछ नई कोपलें,
नई कोपल को जड़ें जमाने में वक्त लगता है। उसे पुराने पेड़ों की छांव और सहारे की ज़रूरत होती है। अगर दोनों तरफ से थोड़ी सी कोशिश की जाए, थोड़ा सब्र रखा जाए, तो एक दिन वही नई कोपल उस बगीचे का सबसे खूबसूरत फूल बन जाती है। रीमा और कमला जी की इस भावात्मक यात्रा ने हमें सिखाया कि रिश्ते समय, समझ और थोड़े से प्यार की मांग करते हैं। आपको रीमा के ससुराल के अनुभव में सबसे मार्मिक पल कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।